पॉलिटी के अंतर्गत आज हमारी 17वीं क्लास है, 18वीं है ना। 18 क्लासें हो चुकी है ना। पॉलिटी लगभग 80% आपका समाप्त हो गया, 70-80%। कंपटीशन से, परीक्षाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको यहीं से पूछे जाते हैं, जो पढ़ चुके हो। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। हमारे मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद जब हमारा संविधान बना था उस समय। लेकिन बेटा वर्तमान में भी अगर आज की कंडीशन देखें तो कितने भाग हैं? 25। 4 अनुसूची बाद में जोड़ दी गई है ना। अनुच्छेद तो 395, जब हम लोग संविधान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो आपको भाग कितने पढ़ने, अनुच्छेद कितने पढ़ते हैं? 395। लेकिन बेटा जोड़ दिए गए, ऐड कर दिए गए, ए बी है ना, इस तरीके से जोड़े गए। लेकिन पढ़ना कितना पड़ता है आपको? 395। 395 वर्तमान में अगर देखे जाएंगे तो 470 के आसपास में प्लस है ना। लेकिन सब आर्टिकल परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे और ना ही आपको सारे आर्टिकल तैयार करने हैं। आर्टिकल वो तैयार कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। जब हमारा संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। 4 बाद में जोड़ दी गई। सबसे पहली बार संविधान संशोधन हुआ था 1951 में है ना। तो बेटा उसमें एक अनुसूची जोड़ी गई थी, नवी अनुसूची, जिसको हम कहते थे। तो नवी अनुसूची जोड़ी थी भूमि सुधार है ना। कोई चीज़, अगर कोई किताब बनती है, कोई कानून बनता, परफेक्ट नहीं होता है। समय के अकॉर्डिंग क्या होता है? बदल जाता है ना, परिवर्तन होता है, संशोधन होता रहता है। फिर इसके बाद एक और अनुसूची जोड़ी गई जिसको हम बोलते हैं दल बदल अधिनियम है ना। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था हमारे संविधान में है ना। राजीव गांधी के शासनकाल में उसी समय जोड़ा गया था। संविधान में 2 और अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज से संबंधित जो 11वीं अनुसूची में है ना, एक संशोधन हुआ था। कौन सा? 73 है ना। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका को 11-12 दोनों जोड़े गए। अब बहुत सारी परीक्षाएं देंगे, 1 से लेकर 12 तक आपको अनुसूची तैयार होनी चाहिए। आपको बेटा अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुसूची 1 में किसकी चर्चा है? संघ और उसके क्षेत्र। जैसे आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कहाँ मिलेगी? भाग 1 में मिलेगी आपकी। अगर आर्टिकल्स में जाएंगे तो है ना, और उसके बाद अनुसूची में जाएंगे तो डिटेल में जानना तो आप अनुसूची में चले जाएं। ठीक है। अनुसूची 2 में चर्चा बेटा किसकी है? वेतन की। देखो संविधान बनाने वाले कितने होशियार, पहले अपने पैसे की बात करेंगे कि हमें पहले पैसा दो, फिर हम क्या करेंगे? शपथ लेंगे, फिर उसके बाद हम काम करेंगे। अरे कोई पैसे के चक्कर में तो रहता ही है कि पैसा दो तभी काम होगा। सबसे पहले उन्होंने पैसे की बात की, हमें पैसा दो, फिर हम उसके बाद क्या लेंगे? 3 में शपथ ले लेंगे। 4 में राज्यसभा की सीटों की आवंटन है ना। प्रत्येक राज्य में कितनी सीटें होगी अगर आपको देखना, अनुसूची 4 निकाल लो, डिटेल में प्रत्येक राज्य की सभी सीटें निकल आएंगी। उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा राज्य है, उसमें कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी है बेटा? 31, 31 सीटें हैं। अगर लोकसभा की बातें की जाएगी तो 80 सीटें, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें। आपको याद होनी चाहिए, आप उत्तर प्रदेश से बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, पैट हुआ है ना, लेखपाल का हुआ, आपसे पूछे जाते हैं सवाल, आपसे पूछे जाएंगे सवाल, तो आपको यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। आप बेटा बहुत दिन बाद क्लास में आए थे, कहीं चले गए थे क्या? रेगुलर क्लास करें ठीक है, और क्लास छोड़ छोड़ के चीज़ें करेंगे नहीं समझ पाएंगे बेटा।
शादियों का इस समय दौर चल रहा है ना, तो वो भी करनी चाहिए, लेकिन क्लास पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सभी बच्चों से हमारा अनुरोध है, मिलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करें। क्लास क्यों नहीं आती, क्या समस्या है? आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है, जिस कॉलेज में पढ़ते हो वहीं आपको कंपटीशन की तैयारी हो रही है, ऐसा मौका कहाँ मिलता है? लोग पैसे खर्च करके जाते हैं दिल्ली इलाहाबाद तैयारी करने के लिए। 3-4 हज़ार का रूम मिलेगा आपको, खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, किसी के यहाँ पर रहो, बड़ी समस्याएं होती। मैं तो बाहर रहा हूँ, आपको बताएं, बिजली की टेंशन, पानी की टेंशन, सफाई ना करो तो दिक्कत, समय पे किराया ना दो तो दिक्कत है ना, फीस अगर ना मिले, कोचिंग में ना दे पाई तो दिक्कत, बार बार टोंगे कि फीस क्यों नहीं। आप कहीं जाएंगे परिवहन का खर्चा लगेगा आपसे, है ना। घर पे है आराम से टेंशन फ्री पढ़ाई करेंगे 2-3 घंटे अच्छे से, क्यों नहीं आते? आपको मौका मिला, इस मौके का फायदा उठाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक तो पता लोगों के दिमाग में ये चलता रहता फ्री है, कोई पैसा तो लगता नहीं, कोई नहीं, आज नहीं कल चलेंगे, जब मन होगा तब चलेंगे। सरकार आपके लिए क्या क्या सोचती है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे वाकई में जो निचले तबके के ग्रामीण क्षेत्र में वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, दिल्ली इलाहाबाद में कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो सरकार ने सोचा क्यों ना उनको कोचिंग के लिए उन्हीं के क्षेत्र में एक संस्थान खोल दिया जाए, और वो बच्चे इस चीज़ से वंचित ना रह पाए कि उन्होंने पढ़ नहीं पाया, उन्होंने शिक्षा नहीं ले पाई। अगर सरकार आपको प्रोत्साहन कर रही है ना, बढ़ावा दे रही है, तो आप पीछे क्यों रह रहे हैं? आपको भी आगे आना चाहिए एक कदम। बहुत पैसा खर्च कर होता है इसमें भी, बहुत लोग टीचिंग करते पढ़ाते हैं और आप लोग पढ़ने नहीं आते। ठीक है, अनुसूचियों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 1 से लेके 22 भाग आपको तैयार होने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा भाग 9 में क्या है, भाग 9 में क्या बेटा? ग्राम पंचायत, है ना। इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? कब दिया गया था? आप तो क्लास में थे जब मैंने पढ़ाया था आपको। 73वां संविधान संशोधन 1993 में। कितने भाग थे बेटा? सॉरी विषय, है ना, 29 विषय थे। अगर नगर पालिकाओं की बात की जाएगी तो कितने विषय थे? अगर आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का किसका अधिकार है? राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये जो मतलब जो आईडी कार्ड आता है, जो वोटर आईडी कार्ड, सर वो कौन बनवा के देता है? राज्य सरकार। पंचायत से संबंधित अगर कोई कानून बनाएगा, कब चुनाव होगा तो कौन कराएगा? राज्य सरकार। किसका विषय मैंने कल आपको बताया था, किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय। कल मैंने आपको बताया था क्लास में, कल से पहले क्लास में। नगर पालिका की अगर विषय की बात की जाएगी तो कितने विषय होते हैं? 18 विषय होते हैं नगर पालिका के। हमारा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा पूछा जाएगा आपसे? सबसे पहले पंचायत किस राज्य में लागू हुई थी? ग्राम पंचायत राजस्थान के। वर्तमान में जो स्तर है ग्राम पंचायत का, कितने स्तर है? 3 स्तर। ठीक है, किस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी कि ग्राम पंचायत का जो स्तर है वो 3 स्तर होना चाहिए? किसके द्वारा बेटा? मेहता के द्वारा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2 स्तर की बात करेंगे तो किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा। वेरी गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नगर पालिका हमारे संविधान में किस भाग में जुड़ी है? किस भाग में जुड़ी है बेटा?
9 बी में, ए में सॉरी ये है ना, बी में सहकारी समितियाँ चुनेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने ऊपर से देखा केंद्र सरकार में कौन कौन कर्मचारी होते हैं, है ना। केंद्र कहाँ कहाँ कानून बनाती है और राज्य कहाँ कहाँ कानून बनाती है ना। राज्य एक सीमा निश्चित कर दी गई। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार है, एक निश्चित क्षेत्रफल के अंदर क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। वैसे मोदी सरकार, केंद्र सरकार भारत के पूरे क्षेत्र में क्या बना देगी, कानून। दोनों के पास पावर। हमने आपको विषय बताए थे। संघ सूची के कितने विषय हैं बेटा केंद्र सरकार के, 100 विषय। 100 विषय पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, है ना। संसद कह लो, केंद्र सरकार कह लो, बात है कि राज्य सूची के कितने विषय हैं, 61 विषय। आपको मूल संविधान और वर्तमान में दोनों में याद करके रखना होगा। हो सकता है आपके मूल में पूछे भी गए, बहुत बार पूछे गए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो कितने विषय थे, संघ सूची में 97 और वर्तमान में 100 सूची। उन पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, केंद्र की संसद कानून बनाएगी। वैसे बेटा राज्य सूची के विषय पे, राज्य सूची के वर्तमान में कितने विषय हैं, मूल में कितने थे, 66। उन 66 विषय पर अगर कोई कानून बनाएंगे तो कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे आंध्र प्रदेश की सरकार। समवर्ती सूची हमारे संविधान में एक तीसरी सूची है, उसको क्या कहते हैं, समवर्ती। समवर्ती अनुसूची में केंद्र और राज्य दोनों। ठीक है, अगर दोनों कानून एक साथ बनाते टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। केंद्र कहता कि नहीं ये कानून हम बनाएंगे और राज्य कहता कि हम बनाएंगे, तो किस कानून को वरीयता दी जाएगी, केंद्र सरकार को वरीयता दी जाएगी। एक और सूची बताई थी जो ना समवर्ती सूची है, ना संघ सूची है और ना राज्य सूची, जिसको अविशिष्ट सूची कहते हैं। वो किसके ऊपर छोड़ दिया गया, केंद्र सरकार के ऊपर। जैसे आपका साइबर क्राइम मैंने बताया था, है ना, नए टेक्नोलॉजी, नए तकनीकी विकास, हाँ, और AI वगैरह सब पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। विषय के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आप आर्मी वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं, ग्रुप D दे रहे हैं ना, कुछ भी दे रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा रेलवे किसके अंतर्गत आता है, रेलवे किस विषय का सूची का विषय है। आपसे दे दिया समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और अविशिष्ट सूची। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आप कैसे पहचानोगे ये समवर्ती सूची का या संघ सूची का है, किस सूची का विषय बेटा, रेलवे संघ सूची का। संघ रटो मत, दिमाग में लगाओ, जितने बड़े बड़े विषय हैं, जैसे रेलवे हुआ, डाक हुआ, बीमा इंश्योरेंस वगैरह हुआ, नागरिकता से संबंधित कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी कानून, तो किसका विषय हो गया, वो संघ सूची का विषय हो गया। अब दिमाग में ऐसी चीजें बैठा लो, जैसे डाक इसी का विषय है केंद्र सरकार का। लोक व्यवस्था बनाए रखना, कृषि का कानून, पुलिस व्यवस्था बनाए रखना, ग्राम पंचायत का कानून, तो ये सब कानून किसके हैं, राज्य सरकार के विषय कानून। समवर्ती सूची में पूछे जाते हैं, जैसे शिक्षा, एजुकेशन किसका विषय है, दोनों। समवर्ती सूची का बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। शिक्षा किस सूची का विषय है, नीचे आपको 4 सूची दे दी जाएंगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अविशिष्ट सूची। तो कौन सी सूची, समवर्ती सूची। वन भी आ जाते बेटा इसमें, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण इसी में आ जाता है आपका, विवाह विच्छेद, गोद लेना वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। तो कई एक विषय पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बनता है। अगर कोई देश, वो कोई अपनी सरकार, मोदी सरकार, अगर केंद्र सरकार किसी विदेश से कोई करार या समझौता करके आती है, अमेरिका से या फ्रांस से, किसी भी देश से, तो क्या किसी राज्य के विषय पर कानून बना सकती है, नहीं, बिल्कुल बना सकती है। मैंने आपको बता सकता हूँ आर्टिकल 253 में कहा है, सरकार की बना सकती है, लेकिन राज्य नहीं कर सकता। राज्य सूची के विषय पे है ना, राज्य में योगी सरकार है, किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय समझौता करके आई मोदी सरकार, अगर उन्हें कानून बनाना हो तो बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है। योगी सरकार कुछ नहीं कह पाएंगे, उसके पास पावर है। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमत हो जाए
केंद्र सरकार से अनुरोध करते कि हमारे लिए कोई कानून बना दो, तो बना सकते 252 के द्वारा। देखो केंद्र के पास कितनी पावर है, उधर विषय भी ज़्यादा, समवर्ती सूची पर किस पावर ज़्यादा है, केंद्र सरकार की ज़्यादा है। 250 में अगर देश में राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी लगी हुई है तो राज्य के विषय में कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, आर्टिकल 356, तो किसके पास कानून बनाने की शक्ति है, केंद्र सरकार के पास है। आर्टिकल 249 में भी कहा गया अगर राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राज्य के लिए क्या बना देंगे, कानून बना देंगे। तो केंद्र के पास कितनी बहुत सारी ज़्यादा शक्तियाँ, राज्य के पास ना के बराबर। जरूरी भी है, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। अगर शक्तियाँ बांट दी जाती तो राज्य मनमाने काम करते, राज्य मनमाने तरीके से काम करते। कई एक आयोगों के द्वारा सिफारिश की गई है कि आप ऐसा करो, जैसे पहला आपका प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आया तो उसने अपने तरह तरह के विचार दिए। राजमन्नार आयोग उसने कह दिया कि भैया अखिल भारतीय जो सेवा उनको समाप्त कर दिया जाए, आर्टिकल 249 को समाप्त कर दिया जाए, 356, 57 और 365 को समाप्त कर दिया, जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसको समाप्त कर दिया जाए। प्रशासनिक सुधार आयोग पहले ने सिफारिश की थी कि जो राज्यपाल का पद है उसको क्या किया जाए, जिस दल की सरकार उस दल का नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए। उनकी सिफारिश मानी नहीं थी ये। आर्टिकल 263 में जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद बताई थी मैंने आपको, तो उसका गठन होना चाहिए। लेकिन राजमन्नार आयोग की जो सिफारिशें थी केंद्र सरकार ने बिल्कुल नहीं मानी। केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे होंगे तभी तो देश का विकास होगा, है ना। तो उन्हीं संबंधों के लिए ये तरह तरह के आयोग का गठन किया गया। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर राजमन्नार आयोग का गठन किया गया, फिर उसके बाद सरकारी आयोग, फिर पुंछी आयोग 2007 में। लेकिन सरकारी आयोग 1983 में के द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी, सरकार ने उसी सिफारिशों को माना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्र और राज्य के बीच सरकारी आयोग किससे संबंधित ना, सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन पूछा जाए, आप ध्यान रखना, तो किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा बाकायदा, या केंद्र राज्य का जो संबंध है इसमें से कौन सा आयोग है, नीचे दे दिया जाएगा आपको सरकारी आयोग, कई एक आयोग, तो उसमें से ध्यान रखना कौन सा आयोग है, सरकारी आयोग। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आपने देखा होगा केंद्र और राज्य के बीच दो तरह की शक्तियाँ, तीन तरह की बताई थी मैंने आपको, कौन कौन थी, विधायी और प्रशासनिक। विधि बनाने का काम केंद्र अलग विषय पर विधि बनाए कानून, और राज्य अलग विषय। ये चीज बताई थी, यहाँ तक समझ में आई। विषय बताए थे, केंद्र 100 विषय पे और राज्य 61 विषय पे। समवर्ती सूची के विषय बताए थे, है ना। ये कानून बनाएंगे, कानून बनाने के बाद ऐसा तो नहीं रखा जाए लागू होगा, उस पर कोई ना कोई काम करेगा। प्रशासन कौन करेगा बेटा? केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उस पर केंद्र के कर्मचारी काम करेंगे, और राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उस पर राज्य सरकार। आपने देखा होगा SSC की, है ना, रेलवे वगैरह की भर्तियाँ कौन निकालता है? केंद्र सरकार निकालता है। तो वो किसके कर्मचारी होते हैं? केंद्र सरकार के। स्टेट में पुलिस की वैकेंसी निकलती है, पुलिस के कर्मचारी होते हैं, वो किसके अंतर्गत काम करते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत प्रशासन करते हैं उन कामों पे। अब उसके बाद भाग 12 में वित्तीय संबंध। आर्टिकल लिमिटर 264 से लेकर 300 तक। इसमें बहुत वाद विवाद संपत्ति सारी चीजें दी गई है ना, बड़ा आर्टिकल। वित्तीय संबंध 264 से लेकर 300 तक। 300 तक।
आर्टिकल 264 में बेटा कुछ नहीं है। आर्टिकल 264 में व्याख्या के बारे में बताया गया है ना। इसमें बड़ा आर्टिकल वाद विवाद संपत्ति सारे आर्टिकल है कि व्यक्ति संबंध मैंने लिखा दिया, ठीक है। 65 में क्या कहता है? क्या चीज 300 की का तक है ये 300 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं? सर यही बता रहे थे, यही सब पूछ रहे थे। 300 तक है। टैक्स बिना कानून या बिल जो कर है, टैक्स समझते हैं? कर बिना विध या कानून के कोई सरकार नहीं लगा सकती। जैसे संसद या राज्य विधानमंडल, ये दोनों बेटा क्या बनाएंगे? विधि। देश की संसद अगर टैक्स में घटाना है, बढ़ाना है, कुछ भी करना है, बिना कानून लगा के कोई टैक्स नहीं लगा सकते। वैसे कोई राज्य सरकार अगर किसी राज्य में टैक्स लगाने मनमाने तरीके से नहीं लगाएगी। पहले क्या करना हो, उसको राज्य में विधेयक लेके आना पड़ेगा, है ना, विधानसभा से और विधान परिषद से पास करा के राज्यपाल क्या कराने होंगे? साइन। तो उस राज्य के लिए क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, ठीक है। जैसे कृषि से संबंधित कोई टैक्स लगाना है तो कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। स्टाम्प इनकम टैक्स किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार का। वो टैक्स को बढ़ाती है, घटाती है, मनमानी तरीके थोड़ी। पहले क्या लाएगी? विधेयक लेके आएगी। निगम कर हुआ, आपका स्टाम्प ड्यूटी हुआ, केंद्र सरकार की विषय, तो उस पर कौन टैक्स लगाएगा? केंद्र सरकार, ठीक है। आर्टिकल 266 भारत का राज्य की संचित निधि और लोक लेखा नीति। ये आर्टिकल इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसको समझा रहे थोड़ा थोड़ा है ना, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आपने आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि, है ना, और राज्य की संचित निधि, है ना, और लोक लेखा निधि। प्रत्येक घर में खाता होता है ना, जमा पूंजी। जैसे हमारा परिवार है तो किसी बड़े के नाम खाता खुलवा देते, सारी जमा पूंजी किसके नाम जाती है? उसी के नाम जाती है। वही पैसा निकाल के लाता है ना, वही खर्च करता है, एक हेड बना दिया जाता है। तो वैसे केंद्र सरकार में भारत की क्या है? संचित निधि। केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार का एक खाता है ना, उस खाते को हम क्या कहते हैं? भारत की संचित निधि।
पूरे भारत के। सारा टैक्स का पैसा विदेश से लिया गया धन, है ना, सारे पैसे कहाँ पहुँचते हैं? संचित निधि में। यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर सरकार को पैसा खर्च करना है, निकालना है पैसा, सरकार को कुछ काम करने, डेवलप करना, विकास, तो पैसा कहाँ से लेके आएंगे? उसी संचित निधि से। बहुत सारे जो केंद्र में कर्मचारी काम करते हैं, उनके वेतन भत्ते कहाँ से, पेंशन कहाँ से आएगी? संचित निधि से आएगी। जैसे केंद्र सरकार की भारत संचित निधि है और वैसी राज्यों की क्या चीज है? संचित निधि। उनकी भी चर्चा कहाँ पर? आर्टिकल 200 से 800। योगी सरकार के पास एक संचित निधि है। राज्य के द्वारा जो भी टैक्स से पैसा वसूला जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है? राज्य की संचित निधि में जाता है। केंद्र सरकार का केंद्र सरकार की संचित निधि में जाता है। और एक और लोक लेखा निधि, वो भी आर्टिकल 266 में उसकी चर्चा है। इसमें कौन सा पैसा, जैसे बेटा पीएफ का पैसा होता है, कोई शुल्क लगा दिया, फीस लगा दी, है ना, वो पैसा कहाँ जाएगा? लोक लेखा निधि। ठीक है, ये 3 निधियां होती। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि। ये भी आर्टिकल इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता आकस्मिक निधि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई? आर्टिकल पूछा जाएगा, तो कौन सा आर्टिकल बेटा? 267। ये आकस्मिक निधि है क्या? एक ऐसी निधि जैसे इमरजेंसी बेटा पैसा की जरूरत है, सरकार पैसा ऐसे थोड़ी निकाल पाती संचित निधि से। पहले क्या लेके आना पड़ता? विनियोग विधेयक। केंद्र सरकार 114 के द्वारा विनियोग विधेयक लेके आती है। लोकसभा में पास कराई, फिर राज्यसभा में। राज्यसभा 14 दिन हो सकता अपने पास रखे रहे उसको, 14 दिन के बाद स्वतः पारित हो जाता है। तो 14 दिन के बाद बेटा वो स्वतः पारित हो जाता है। तो टाइम कहाँ है? देश में बाढ़ आ गई किसी राज्य में और पैसे की जरूरत है, तो पैसा कहाँ से आएगा? आकस्मिक निधि से। इसमें फंड पड़ा रहता है काफी पैसा, तो पैसा यहाँ से निकाला जाएगा। एक उदाहरण के थ्रू समझो, आप लोग सभी लोग वॉलेट रखते होंगे, है ना, पर्स रखते होंगे। पर्स में कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो सबको दिखाई देते हैं, है ना, खुले खुले पैसे कि हमारे पास ये पैसा है। और कुछ 500 का या 200 का नोट, 1000 के नोट, है ना, अब तो नहीं चलते, वो छिपा के रखते साइड से, किसी को पता नहीं चलते, है ना। सभी लोग रखते होंगे, वो सोचते होंगे ये पैसा हमारा पता नहीं कब काम आ जाए, है ना, ये तो हम खर्च कर देंगे, सबको दिखाई देता है, पर्स पूरा भरा होगा आपका। और जो 1000-500 रुपए के नोट छिपा के नहीं, अच्छे होते, नए नए नोट होते, बचा के रखते हैं, ये पता नहीं हमारे कब काम आ जाए। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आकाश। जो छिपा हुआ पैसा रखा हुआ अचानक निकालते हैं, कभी काम आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? आकस्मिक। ये चीज आप समझ पाए? आर्टिकल 269 का ए 68 में कुछ नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है राज्यों को ऊपर छोड़ दिया जाता है, पूछा नहीं जाता है। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, अंतर्राज्यीय कर। अभी GST पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे, ठीक है। ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ये एक बार संविधान संशोधन के जब GST परिषद पढ़ाएंगे तब वहां पर इसकी डिटेल में चर्चा।
आर्टिकल 270 में टैक्स के बंटवारे की बात की गई है। केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स होता है उस पैसे की क्या की गई है, बंटवारा की गई है। केंद्र सरकार टैक्स लेके चली जाती है, CGST, IGST, UTGST सबसे लेती पैसा। लेने के बाद पैसे को 41% रिफंड कर देती राज्य को। कितना? 41% वापस कर देती पैसा। ठीक है। आर्टिकल 275 संघ के द्वारा राज्यों को अनुदान। सर 275 कुछ ऐसे राज्य हैं जो अनुसूचित और जनजातीय राज्य है ना, उनका डेवलप कैसे किया जाएगा? तो केंद्र सरकार क्या करेगी बेटा, उनको पैसा दे देगी, है ना, पैसा दे देगी। इसका केंद्र सरकार है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ जनजातियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, है ना, अनुसूचित क्षेत्र है ना होते वहाँ पर, तो उनको क्या करेगी, उनका विकास कैसे करेगी? तो केंद्र सरकार सीधा सीधा क्या कर देगी, उनको पैसा दे देगी कि अपना विकास करो। ठीक है। बैठा दो इसको। आर्टिकल 279 का ए GST पैसा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाएगा ये। देश में कोई कानून बनता संशोधन होकर ही बनता, ऐसे नहीं बनता है। ये हमारे संविधान में पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। GST परसेंट पहले बेटा बैट हुआ करता था, किसी राज्य में कहीं भी चले जाओ अलग अलग टैक्स हुआ करता था, एक टैक्स नहीं था। अब क्या है, एक देश एक कर की बात की गई है ना। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जो सेवाओं और वस्तुओं पे लगते हैं, किस पे लगते हैं, सेवाओं और वस्तुओं पे लगते हैं। ये GST क्या, काउंसिल क्या है? पहले बैट हुआ करता था, बिहार में कोई वस्तु खरीदो वो अलग कीमत की होती थी, उत्तर प्रदेश में खरीदो तो अलग, पश्चिम बंगाल में खरीदो तो अलग। अब ये सिस्टम नहीं है। अब चाहे कहीं भी खरीदो मोबाइल, चाहे कन्याकुमारी खरीदो चाहे जम्मू कश्मीर, रेट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पहले ये सिस्टम नहीं था। कुछ ऐसी वस्तुएं जो GST के दायरे से बाहर की गई है, कुछ कर भी है जैसे इनकम टैक्स वगैरह आपके वो बाहर किए गए, 17 कर इसमें इकट्ठे किए गए हैं। जैसे आपका पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, है ना, शराब हुई, वो GST के दायरे से क्या की गई है, बाहर की गई है। उन्हें बाहर क्यों किया गया है? अगर बेटा वो GST के दायरे में लेके आएंगे तो उन पर अभी वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो स्लैब 5% और 18% है ना। जो लग्जरी आइटम उन पर 40% दिए गए है ना। अगर उन पर 5% 40% लगा भी देते तो कितना लगेगा? तो डीजल की कीमत बहुत सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ती हो जाएगी, लेकिन देश का विकास कैसे होगा? बहुत पैसा खर्च होता है, स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च होता है, शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च होता है। पैसा आएगा कहाँ से? टैक्स के दायरे में लगे आएंगे तो आएगा कैसे? शराब की कीमत दिल्ली में सस्ती मिलेगी, आप हरियाणा चले जाओ तो सस्ती है, यूपी में महंगी है, कहीं शराब बंद है ना। तो अगर अलग अलग रेट मिलेगा आपको। अगर टैक्स एक ही होता तो सब जगह सेम प्राइस रहते,
तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है शराब की कीमत कितना टैक्स लगाया जाए। बिजली के रेट अलग रहते हैं, आपने देखा होगा, दिल्ली का रेट अलग होगा, यूपी का अलग होगा, डोमेस्टिक अलग होगा, कॉमर्शियल, सबके अलग अलग रेट होते हैं। ये भी टैक्स से बाहर रखी गई है। आपका गैस हुआ वो भी टैक्स से बाहर रखा गया है। ठीक है, काउंसिल को समझो, इसको थोड़ा ना 10 मिनट लेंगे, इसको बता दे रहे हैं। जीएसटी है ना, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी की फुल फॉर्म लिखो पहले, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। हमारे संविधान में ये पहले नहीं था बेटा। इसको कब लेके आए, कौन सा विधेयक पूछा जाता है? पहले थोड़ा बैकग्राउंड इसका बता देते हैं। जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश, आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे। फ्रांस था बेटा। ठीक है, जो जीएसटी का मॉडल अपनाया है, भारत ने जीएसटी का मॉडल किस देश से अपनाया है? जीएसटी मॉडल भारत ने कनाडा मॉडल को अपनाया। किस देश में? कनाडा। कनाडा का अपनाया। आपसे पूछा जाता है भारत के द्वारा जो जीएसटी का मॉडल अपनाया गया वो किस देश के मॉडल पर अपनाया गया? कनाडा। सबसे पहले किस देश ने लागू किया? ठीक है, ये फैक्ट पूछे जाते हैं। किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर समिति। विजय केलकर। कोई भी कानून बनता है, कौन बनाता है बेटा? संसद बनाती है। हमारी सीधी बात है ना। संसद जब कानून बनाएगी तो हमने आपको ये बताया था कानून कैसे बनता है। पहले बिल या विधेयक लेके आती है ना, चाहे लोकसभा में लेके आए चाहे राज्यसभा में, दोनों लेके आ सकते हैं। जब लोकसभा में पास हो जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? राज्यसभा में पहुँचेगा। जब राज्यसभा पास कर देगी फिर किसके पास पहुँचेगा? राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा। राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। लेकिन ये बेटा सभी राज्यों के लिए है, तो इसमें राज्यों की सहमति भी जरूरी है। आधे राज्यों की तो आधे राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करते हैं, कहते हैं कि भैया हम सहमत हैं, आप कानून बना दो। हम सब लोग सहमत हैं, देश के लिए क्या कर दो, ये कानून लागू कर दो। तो सबसे पहले संविधान में 122वां विधेयक आया, 122वां संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक लेके आए। ठीक है,
101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन के तैयार। अब आपके समझ में आ रहा होगा सर 101वां विधेयक बना तो 101वां बिल क्यों नहीं आया? इस चीज को नहीं समझ पा रहे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बेटा बिल तो आते रहते हैं हमारे, है ना, जरूरी थोड़ी नहीं वो पास हो जाए। हमने आपको बताया था जब हमारी ग्राम पंचायत थी राजीव गांधी के शासनकाल में 164 और 65 में, ग्राम पंचायत के लिए 64 और नगर पालिका के लिए 65 में 2 बिल आए थे। लोकसभा में पास हो गए, राज्यसभा में पारित वो गिर गए, कोई मतलब नहीं, लेकिन विधेयक तो बने रहेंगे वो। वैसे ही बेटा 100 आते रहे होंगे, 102, 3, 4, 5 वो विधेयक पारित नहीं हो पाए। 122वां विधेयक लेके आई कौन? संसद, है ना। कौन सा संशोधन था? 101वां, है ना। 101वां विधेयक लेकर आई, उसमें 101वां पास हो गया, ये बन गया कानून। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई आपको? आपसे पूछा जाता है जीएसटी कब लागू हुआ? जनवरी 1 जुलाई 2017। ठीक है, जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। इसका उद्देश्य है एक देश एक कर। अगर उद्देश्य पूछी जाएगी तो एक देश एक कर। जब संशोधन हुआ था 101वां, तब आर्टिकल 246 का ए, 269 का ए, 279 ए, ये 3 आर्टिकल हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, 246 पे ये संसद कानून बनाती है ना, और 269 पे अभी बताया था इंटीग्रेटेड, और 279 का ये जीएसटी पर्सन। ये सब फैक्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपके। मिटा दें नहीं सर, ऊपर से मिटा दो। अपने पट्टों समेत किसका फोटो ले लें? इसका है उद्देश्य जीएसटी जो बेटा परिषद है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के वित्त मंत्री, भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। आपसे पूछा जाता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस समय सर ये क्या भारत के वित्त मंत्री? ये जो जीएसटी पर्सन नहीं बेटा, ये जीएसटी पर्सन क्या है? जो टैक्स से संबंधित कानून बनाएगा, है ना, ये लोग डिसीजन लेंगे टैक्स बढ़ाना चाहिए या
घटाना चाहिए। और उस परिषद में कौन कौन लोग शामिल होंगे, उन लोगों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। भारत के वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री इसके कौन होंगे, उपाध्यक्ष। राजस्व विभाग के जो राज्य मंत्री होंगे ये कौन होंगे, उपाध्यक्ष। सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। देखो आपसे पूछा जाता है जीएसटी परिषद में से कौन नहीं है, इसमें से अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है ना। तो वित्त मंत्री जो होंगे उसके अध्यक्ष होंगे, है ना। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री होंगे वो कौन होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। दो केंद्र शासित प्रदेश, जो भी केंद्र शासित प्रदेश जिनमें मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो, और प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो किसके सदस्य होंगे, ठीक है। ये सभी लोग मीटिंग करते हैं, सब लोग तय करते हैं कि दर को घटाया जाए, दर को बढ़ाया जाए। अभी 22 सितंबर को, है ना, नवरात्रि का समय था, तो सरकार ने आदेश दिया था कि जो जीएसटी की जो स्लैब थी 5%, 12%, 18 और 28 उनको समाप्त करके 5% और 18% छोड़ दिया गया, है ना। 40% वो ऐसी वस्तुएं हैं जो गुड्स लग्जरी, है ना, लग्जरी आइटम आते हैं, जैसे तंबाकू पे कोई 40% लगा सकते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लग्जरी 1500 सीसी से ज़्यादा थी उन पे 40% टैक्स लगता है। 1500 सीसी 340 सीसी लगे। बाइक की अगर बात करेंगे तो 350, अगर 4 व्हीलर की बात करेंगे तो 1500 सीसी, है ना। पेट्रोल की 1200 सीसी। अभी बताएंगे क्या क्या है, ठीक है। कीमत जो है वो मतलब निर्धारित नहीं है, कीमत ये परिषद होगी आपकी, है ना। अब जीएसटी कितने प्रकार की होती है, जीएसटी के प्रकार, एक बेटा सीजीएसटी होती है, दूसरी एलजीएसटी, आईजीएसटी, एक यूटीजीएसटी, ये सेंट्रल की होती है। सीजीएसटी को मतलब समझते हैं, सी फॉर सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, केंद्र सरकार का जो सीजीएसटी, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, है ना, जो राज्य सरकार का। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, जैसे कोई वस्तु का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ, अगर वो वस्तु बिहार में बेचने जा रही है तो टैक्स किसको लगेगा, कौन देगा टैक्स, कौन टैक्स लेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, केंद्र सरकार लेगी, मोदी सरकार। मान लो उत्तर प्रदेश में तो कोई चीज बनी, ये आर्टिकल में बताया था 269 जोड़ा गया था। जैसे यूपी में कोई चीज प्रोटेक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, वो चीज बिहार में बेचने चली गई, तो इस पर टैक्स किसको दिया जाएगा, कौन टैक्स वसूलेगा। उत्तर प्रदेश ने तो अपना सारा पैसा लगा लिया, कितना खर्चा आया हुआ, कितनी इनकम चाहिए, यहाँ से बिजली कहाँ पहुँचेगी, बिहार में, है ना। अंतिम रूप में वस्तु किसने खरीदे, उपभोक्ता ने। टैक्स कौन देगा, उपभोक्ता देगा। बेटा जब वो टैक्स देगा तो टैक्स का दूसरे राज्य के तो नहीं देगा, अपने राज्य के देगा। तो केंद्र सरकार वहाँ भी पहुँच जाएगी कि भैया आधा तुम ले लो, आधा हमें दे दो। केंद्र सरकार तो हर जगह है। जैसे 5% अगर टैक्स किसी वस्तु पे लगाया जाता, 18% लगाया जाता, आधा पैसा कौन ले लेता है,
केंद्र वादा राज्य। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, इसको बैठा दें। यस सर। देखो एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे बेटा किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है। कितने रुपए? 100 रुपए। ठीक। अगर मान लो कोई व्यापारी के द्वारा कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई है ना, थोक होलसेल के रेट में वो खरीद के लाया। जब वो खरीद के लाएगा तो इसके बेटा 18% टैक्स लगा। कितना? 18%। जब वो खरीद के लाएगा तो चीज कितने की पड़ी उसको? 118 रुपए पड़ी। यहाँ तक आप समझे? चीज जब लेके आएगा तो बेटा किराया भी खर्च होगा आने जाने का, दुकान रखेगा तो उसका भी किराया लगेगा, उस पर लाइट खर्चा, मजदूर रखेगा वो भी खर्चा। वो क्या 118 की ला के 18 की बेच सकता है? नहीं बेचेगा। वो किसके लिए बैठा है? फायदा के लिए। रेंट का भी खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये वस्तु ला के कितने बेचेगा? 150 रुपए में। 200 बेचेंगे, जितने बेचेगी मोटा माटी समझ लो 150 बेच दे, है ना। जब 150 बेचेगा कि भैया इस पर टैक्स लगेगा, सरकार टैक्स लेती है। जीएसटी आपको पता आ गया है 2017 से कि हाँ भैया आ गया कि टैक्स लगाओ। जब वो इस पर 18% बेटा टैक्स लगाएगा तो 27 रुपये और जुड़ जाएंगे। 150 पर 18% कितना हो गया? कितना हो गया? 117। तो 177 रुपये। 18% कितना हुआ? 18 9 27 तो 177 हो गया। अब ये वस्तु कितने की खरीद के लेके आया था? 118 की। इसने आपसे कितना फायदा ले लिया? सीधा सीधा कितना लिया? कितना फायदा लिया? 50 रुपए फायदा लिया। कितना लिया? 50 फायदा लिया। अब बेटा जो 18 रुपए टैक्स पहले जमा कराया था वहां पर, 18 रुपए टैक्स की जब जमा किए तुरंत CGST और SGST 9 रुपए कहाँ पहुंच गया? केंद्र सरकार को 9 रुपए जब खरीद के लाया तभी पहुंच गया। चीज लेके आ गए, है ना। अभी चीज किसके पास है? दुकानदार के पास। दुकानदार से जब आप लोग खरीदने जाएंगे तो वो बेचेगा महंगी कीमत, है ना। तो वो 150 बेचेगा, फिर टैक्स लगाएगा कि भैया इस पर टैक्स लगेगा। अब टैक्स इसने कितना लगा दिया? 27 रुपए। 1800 वो पहले दे के आया था। कौन दे के आया था? दुकानदार। और फिर उसको कितना देना पड़ेगा? 9 रुपए। कितना देना पड़ेगा? 9 रुपए देना पड़ेगा, है ना। 18 दे दिया, 9 रुपए। अब कितना बचा? CGST और SGST। 9 रुपए में कितना? 4.5 रुपए इसको, 4.5 रुपए केंद्र सरकार को फिर बेच देगा। क्या किया? पैसा 27 रुपए वहां पहुंच गया। अब टैक्स आप पे कितनी बार लगा? 2 बार लगा। पर सर यहाँ पर तो दुकानदार पहले दे चुका है ना, वो तो उसका प्रॉब्लम हो फिर भी फिर भी तुम पे टैक्स लग रहा है। फिर वो तो जो खरीदेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हाँ। दुकानदार के पास जब दुकानदार फायदा ले रहा है, जब फायदा ले रहा है तब भी आप पे टैक्स लग रहा है। नहीं समझ पाए? मान लो दुकानदार बेटा 100 रुपए चीज लेके 18 रुपए दे गए, बात खत्म हो गई, आपसे 18 रुपए वसूल कर लिया जाता। जब वो बेचेगा 150 रुपए फायदा कमाएगा, उस पर भी टैक्स लेगा। तो टैक्स की दौरी मार पड़ती, लेकिन पता नहीं कि एक ही टैक्स लगता है। हम लोग ये तो समझते हैं कि टैक्स हमसे एक बार लगता है। टैक्स दुकानदार फायदा करेगा उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी से चीज लेके आएगा वहां टैक्स लगेगा, सरकार जो लगा देगी। 2 बार टैक्स लगा या नहीं लगा? ठीक है। तो ये सिस्टम है टैक्स का। टैक्स अंतिम रूप से कौन चुकाएगा? तो लास्ट में बस उसको खरीदेगा, उसको देना पड़ेगा। आप लोग समझ पाए इस चीज को? नहीं समझ पाए? जीएसटी के प्रकार केंद्र के द्वारा अलग जीएसटी, है ना। किसी राज्य में किसी वस्तु पर जीएसटी लगेगा, केंद्र तुरंत पहुंच जाएगा कि भैया आधा हमें दे दो, आधा तुम करोगे। जब 2 राज्यों में विवाद होता है ना, IGST, तब भी केंद्र पहुंचेगा।
कि हमें आधा पैसा दे दो, है ना, वहाँ भी ले लेगा। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अधीन रहते हैं वो GST वहाँ पर लेता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? थोड़ा नहीं पूरा कर पाएंगे। जैसे उस समय का, जैसे जो हमारा ये संशोधन, हाँ यूटी GST केंद्र शासित प्रदेशों का जो GST उसकी चर्चा की गई। केंद्र शासित प्रदेश वहाँ GST बेटा जब हमारा ये हमने बताया नहीं था यूपी में कोई बस्ती बने और बिहार में अच्छे चले जाए, है ना, इंटीग्रेटेड हो, अंतर्राज्य। जब हमारा ये संशोधन हुआ था उस समय 5 प्रकार के थे। कुछ ऐसी वस्तुएं थी 0%, जैसे वेजिटेबल सब्जियां वगैरह, उन पर टैक्स नहीं लगता था। 5% थी, कुछ 12% थी, है ना, और कुछ 18% थी। 5% न्यूज़पेपर वगैरह हुआ, है ना, उन पर टैक्स लग जाता था। 12% मोबाइल आपका हो गया, है ना, जैसे क्रीम वगैरह हो गई, उस पर हो गया। 18% थोड़े और अच्छे आइटम आ गए, जैसे लिपस्टिक हुई, उस पर 18% लगता था। 4 व्हीलर गाड़ियाँ वगैरह 28% लेते थे टैक्स। अब उसको बढ़ा कितना कर दिया गया? 18% कर दिया गया, है ना। लेकिन वर्तमान में पूछे जाए कितने स्लैब है? वर्तमान में GST कितने प्रकार की बेटा? GST 5, 18 और 40। पहले जो ट्रैक्टर था उस पर 18% GST लगा करती थी। कितने परसेंट? 18%। अब कितने परसेंट हो गई? 5% हो गई। अब कम GST हो गई। जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हुआ करती थी उन पर 28% लगा करती थी बेटा। 4 व्हीलर जैसे नहीं, आप गाड़ी 4 व्हीलर खरीदो 10, 12, 14, 15 लाख की गाड़ी खरीदेंगे तो 28 लाख। अब वो बढ़ा कितनी कर दी गई? 18% कर दी। 18% का मतलब समझते पूरा 10%। जो 10 लाख की गाड़ी खरीदेंगे 1 लाख रुपए कम, 1 लाख रुपए, इतना अंतर पड़ेगा। गाड़ियाँ सस्ती हो गई, है ना। जैसे आप बुलेट खरीदेंगे रॉयल की 350 सीसी की तो आपको 18% टैक्स देना होगा। आपने 500 सीसी गाड़ी खरीदी तो कितना देना पड़ेगा? 40%। वो लग्जरी आइटम आ जाते हैं। 15 सीसी से बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 40% देना पड़ेगा। 4000 mm की होती, 4000 वो 4 मीटर के आसपास अगर गाड़ी खरीदोगे लंबी तो आपको कितना देना पड़ेगा? 18% देना पड़ेगा। जैसे तम्बाकू खाना, है ना, सेहत के लिए हानिकारक होता है तो उस पर सरकार क्या कर सकती है? एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकती है, एक्स्ट्रा सरप्लस लगा सकती है। 40% के आसपास टैक्स लगा सकती है, ठीक है। जिससे नुकसान है सरकार अपना लगा सकती है। इसमें बेटा शराब आपकी हुई, GST से बाहर कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं? जैसे शराब हुई बेटा, तेल हुआ, बिजली, गैस, शराब, तेल, बिजली, गैस वगैरह ये GST के दायरे से बाहर है। इनको भी रख दो तो बहुत सस्ते हो जाएंगे, है ना। लेकिन सस्ते हो जाएंगे बेटा, सरकार को विकास करना, आपको अच्छी शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य के लिए भी हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी, कहाँ से पैसा लेके आएगी? तो पैसा तो टैक्स लाए तभी तो आएगा। लग्जरी वस्तुओं की लग्जरी जो वस्तुओं को कितने परसेंट दायरे में? 40%, ठीक है। ये पॉलिटी का वैसे नहीं, सिर्फ आर्टिकल बताना था आपको, है ना। 279 हमें GST बतानी थी, हल्का फुल्का लिखना, थोड़ा बता रहे और बताना, लेकिन पता इकोनॉमिक्स का आपको बता
चीज़ है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट, लेकिन हम आपको बता दें जीएसटी होती क्या है। देश की महंगाई को कंट्रोल करने का किसका घर है, कौन करता है? अगर हम आपसे पूछें कि आप देश की महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे अपने विचार में, देश की जो महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल, नियंत्रण कैसे किया जाता है? सर जी उस पर जो कर लगाकर पैसे छापे जाते हैं, मतलब जो है वो पैसे छापने से कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। सभी महंगाई को डिपेंड, महंगाई कब बढ़ती है? महंगाई से जब सप्लाई की शॉर्टेज होती है, सप्लाई की जब शॉर्टेज होती है तब बढ़ती है महंगाई। महंगाई जब बढ़ती डिमांड बढ़ती, किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी और उसकी शॉर्टेज होगी तब। शॉर्ट होने का भी कारण हो सकता है ना, लेकिन जब डिमांड जब ज़्यादा हो जाएगी फिर ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। आर्टिकल 280 बहुत इम्पोर्टेंट है। दो सौ अस्सी बहुत जो आर्टिकल लगा रहे परीक्षा में वही पूछेंगे आपको, फालतू नहीं लिखाएंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता है। बेहतर आर्टिकल 280 में बेटा क्या चीज़ है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन है ना। इसका कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच जो करों का पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे का वितरण कैसे किया जाएगा, कौन निर्धारित करता है, कौन सलाह देता है? ये वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा किसका गठन होता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसे? संवैधानिक संस्था। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कार्यकाल पूछा जाता है बेटा इसका 5 वर्ष होता है। सदस्य पूछे जाते हैं इसमें बेटा, कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्य टोटल कितने होते हैं? 1 और 4 5 सदस्य। एक का मतलब एक अध्यक्ष होता है, चार अन्य सदस्य। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन? केसी नियोगी। नियोगी वर्तमान में पूछा जाएगा। केसी नियोगी, हाँ, अरविंद पनगड़िया। क्या क्या बेटा? ये 16वें नंबर के थे। इनका 16
दे रहे हैं 13वां 14 15 पूछे जाते। अभी पीसीएस की परीक्षा हुई थी, गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी बच्चों को, तो पूछा गया था जैसे 12 13 14 दे दिए गए थे, है ना, तो आगे क्रम मिलाना था। 15 में थे, 16 में थे, है ना, 14 में थे, तो आपको क्या मिलाना था? क्रम मिलाना था। मैंने क्वेश्चन जो कराया था वही पूछा गया था वहाँ पर, 4-5 बताए थे, 4-5 से पूछा गया था। 13 में लिख लो विजय केलकर, 13 में वित्त आयोग के अध्यक्ष। विजय केलकर। 14 में बी बाई रेडी, बी रेडी, बी रेडी लिख लो। 15 में एन के सी, बाई भी रेडी है ना, बाई भी है, एन के सी डन। तेरहवें 14वें 15वें, ठीक है। सर ये लिखा विजय कौन है? पहला विजय केलकर, केलकर केलकर है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे हैं, पहले में पूछे जा सकते हैं या वर्तमान के, वो है ना, जैसे क्रम मिलाने के लिए पूछा जाएगा 13 14 15, है ना, ये 4-5 पूछे जाएंगे, आपको क्रम पूछा जाएगा। रेड्डी, तीसरा एन के सिंह, 15 में एनपीसी। अरे देखो बस दो तीन लोग समझ में आप लोगों को? आपका जो वित्त आयोग नहीं है, इसका कार्य क्या है? ये सलाह देता है। सलाह क्या देता है कि किस राज्य को कितना पैसा दिया जाए, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, उसको सुधार लाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद की पटल पर रखवाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब समझते हैं आप लोग? बिहार बार बार मांग करता है कि विशेष राज्य का दर्जा दे दो हमें। उसके लिए 4 कंडीशन फॉलो होने चाहिए। ऐसे राज्य जो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे हुए हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हो, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब हो। ऐसे राज्यों को क्या दिया जाता है? विशेष राज्य का दर्जा। मतलब सर ये 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हाँ, फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन बिहार के पास तो एक ही है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन और तो कंडीशन है नहीं, बार बार मांग करता है। वो भी सर ये कागजों आर्थिक। हाँ बेटा, जानते हो
जब आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो फायदा जान तो क्या होगा, सरकार के द्वारा केंद्र सरकार जब अनुदान करेगी, केंद्र सरकार जब किसी राज्य को पैसा देगी, जैसे 100 रुपए दिया तो 90% वो पैसा क्या करेगी, खा लेगी, और 10% पैसा उसको क्या करना होगा, वापस करना होगा। तो आप बताओ किसी भी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उसको तो फायदा ही फायदा। वो तो राज्य के सरकार से कहेगी 2 पैसे हमें इसलिए पैसे चाहिए उसलिए, है ना, बहुत सारे काम बताएगी। तो सरकार कहेगा भैया बार बार परेशान करेगी, तो उसको 100 रुपये में कितना खाना होगा, 90 रुपये। 10 रुपये क्या करना होगा सरकार को, तो ये कंडीशन है। जैसे जो विशेष राज्य के दर्जा के राज्य नहीं है तो वो क्या करेंगे, 90% पैसे को रिटर्न करना होगा उनको, ये कंडीशन होता है। कौन से राज्य है अभी इस टाइम? उत्तराखंड आपका राज्य, जो पहाड़ी एरिया घिरे हुए हैं वो है राज्य। बिहार भी मांग करता लेकिन राज्य का दर्जा, ठीक है। देखो जो मैंने आर्टिकल लिखा है बेटा यही पूछे जाते हैं। आर्टिकल 292-93 की ओर चर्चा करेंगे। भारत सरकार के द्वारा विदेश से जो लिया गया ऋण होता है, पैसा कर्जा होता है, तो वो किस पे वो होता है, कौन गारंटी देता है, भारत की संचित निधि। मोदी सरकार अगर पैसा ले लें, कल को सरकार चली जाती है तो पैसा कौन देगा, मान लो अभी तो मोदी की सरकार है, कब तक रहेगी, 29 तक रहेगी। मान लो किसी देश से पैसा ले लिया 10,000 करोड़, बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, बुलेट ट्रेन के लिए पैसा लिया था। भारत को जो है नंबर, अब वो पैसा तो ले लिया बेटा, अगर सरकार चलेगी मोदी की, अब कल को आती है कि कांग्रेस की सरकार, तो कांग्रेस कहेगी हमने थोड़ी नहीं पैसा लिया, हम क्यों पैसे को दें, जाओ मोदी को पकड़ो जाके। तो ऐसा नहीं होता है, पैसा दिया जाएगा, जिसकी सरकार रहेगी वो पैसा को क्या करेगी, वापस करेगी। कौन करेगा, गारंटी कौन देता है, भारत की जो संचित निधि होती है वही पैसा वापस वहीं से लिया जाएगा पैसा। सारे काम, पैसा बहुत है लेकिन सब कुछ मनमाने तरीके से नहीं होता है। 1 रुपये निकालेंगे उसके लिए क्या लेके आना पड़ेगा, विधेयक लेके आना पड़ेगा, बिल लेके आना पड़ेगा। आपको पता, अगर कोई भी सरकार, केंद्र में मोदी सरकार है, अगर वो चाहती है हम 10,000 करोड़ रुपए निकालते हैं, कोई योजना लेके आते हैं, पैसा तो ले आएगी, योजना पे काम भी करेगी। काम करने के बाद अगर योजना में भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांच के लिए कौन बैठा हुआ है, CAG बैठा हुआ है। CAG केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो जिसको चाहिए उसको कर देगी नियुक्ति। क्या हो सकता है सरकार के पक्ष में फैसला दे, है ना, जो नियुक्त करेगा वो तो थोड़ा बहुत तो कहेगा उसकी, लेकिन उसकी जांच के लिए एक और बना दी जिसको हम लोग लेखा समिति कहते हैं। कहे तो परेशान ना हो, हम तुम्हारी जांच करेंगे, अगर तुम सरकार के बारे में अगर सोचोगे। अब हम देखते हैं जब लोक लेखा समिति बेटा जांच करेगी, आपको पता उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। जब वो जांच करेंगे, हो सकता है मोदी सरकार के ही उसी में हो, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। आपको पता, विपक्ष टकटकी लगाए देखता रहता कि सरकार कब गलतियां करे। जब गलती करेगी, पता चलेगा सरकार ने भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच कहाँ रखवाती है, संसद के पटल पे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। फिर चिल्लाते हैं लोग कि आपके सरकार के द्वारा जो योजना लेके आए थे, है ना, उस योजना में ये भ्रष्टाचार था, है ना। आपकी रिपोर्ट में जो 800 करोड़ का योजना थी उसमें 400 करोड़ का काम था और 400 करोड़ आपके अधिकारी कर्मचारी सब खा गए पैसा। सरकार को, विपक्ष को क्या चाहिए, मौका चाहिए। वो मौके के इंतजार में रहते हैं कि सरकार कब बोले कि आपने भ्रष्टाचार किया।
लाइव चलता है, सब लोग देखते, देखो मोदी सरकार ने कहाँ भ्रष्टाचार किया। 2G स्पेक्ट्रम का मामला था, है ना, कांग्रेस सरकार ने बहुत सस्ता बेच दिया, जो पहले आओ पहले पाओ, है ना, नीति के अकॉर्डिंग। उसकी जांच हुई, हालत खराब हुई कांग्रेस की वहीं से, ठीक है। 292 में कुछ नहीं, भारत सरकार के द्वारा ऋण लिया गया उसकी चर्चा। 293 में राज्य सरकार के ऋण की बात की गई। पूछे नहीं जाते लेकिन बता रहे हैं। लेकिन 300 का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 300 का संपत्ति का अधिकार। बेटा संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकार था। जब मूल संविधान बना था तो कैसा था, मौलिक अधिकार। इसकी चर्चा आर्टिकल 31 में, किसमें थे, 31 में। हमारे मूल संविधान में कितने प्रकार के बेटा मौलिक अधिकार थे, 7 प्रकार के। अगर वर्तमान में बात की जाएगी तो कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। यही संपत्ति का अधिकार है ना, मौलिक अधिकार से उठा के कहाँ फेंक दिया गया, 300 से कम। इसको क्या बना दिया गया, विधि या कानून का अधिकार, है ना। पूछा जाता आपसे ये कब जोड़ा गया था, 44वें संविधान से 1978। भाग पूछी जाएगी क्या, भाग, ठीक है। इसको कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता। आर्टिकल मैंने आपको 265 बताया। 265 में क्या था, अगर कोई टैक्स लगाता है ना, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, अपने मनमाने तरीके से नहीं लगा सकती। पहले उसके लिए क्या करना होगा, विधि बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार लगाएगी तो संसद के द्वारा, अगर राज्य सरकार लगाएगी तो राज्य विधानमंडल के द्वारा, ये चीज, ठीक है। 66 में मैंने आपको क्या बताया, भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि के बारे में बताया, है ना। भारत 267 में आकस्मिक निधि, हमने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया, आपको समझना चाहिए। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, आपसे पूछा जाएगा भारत की संचित निधि की चर्चा किस आर्टिकल में है, 266 में, है ना। आकस्मिक निधि की तो 267, राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो राज्य की 266 में। आर्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आर्टिकल 269 हमारा संविधान में पहले नहीं था। इसको कब जोड़ा गया, 151 संविधान, जीएसटी से संबंधित है ना। IGST अंतरराज्यीय वस्तु सेवा कर से संबंधित है ना। इस पर टैक्स का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। उसके बाद आर्टिकल 275 में संघ के द्वारा राज्यों को अनुदान की बात की गई है। 279 में जीएसटी काउंसिल परिषद की बात की गई है। परिषद में कौन कौन होगा, उसका अध्यक्ष कौन होगा। अध्यक्ष मैंने आपको बताया, भारत सरकार का वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है और राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होता है, और सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उसके पदेन अध्यक्ष वो सदस्य होते हैं। ये पूछा जाएगा आपसे, किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को हमारे देश में लागू किया गया। अगर विधेयक की बात करेंगे तो 122। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, हमारे देश ने जिस देश के मॉडल को अपनाया वो कौन सा देश था, कनाडा था। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तो सबसे पहले राज्य कौन सा था, जब आसाम था। एक फैक्ट बना के बाहर डाल लो, अगर भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, आसाम में लागू हुआ था, लास्ट में जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आर्टिकल बेटा 280 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे
पे फोकस ज्यादा रहता है वित्त आयोग, है ना। ये एक संवैधानिक संस्था है ना। इसका कार्य क्या, कि केंद्र और राज्यों के बीच में क्या करता है, पैसे के, है ना, बंटवारे की सहायता वो करता है, सलाह देता है। आपके ग्राम पंचायत का जो राज्य वो नहीं होता है वित्त आयोग, और नगर पालिकाओं के उसके भी क्या करता है, पैसे की फंड की बात करता है कि आप उनको पैसा दे तो पंचायतों का कैसा विकास होगा। ये सारी चीज़ों के काम किसका है, वित्त आयोग। ये अपनी एक सलाहकारी संस्था है। ये सलाह किसको देते हैं, राष्ट्रपति। अगर पूछा जाएगा कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। सदस्य 5 होते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी, वर्तमान में अरविंद पनगड़िया है जो 16 में है। अगर भारत 13 की बात की जाएगी तो कौन है, केसर जी हैं और वाई रेड्डी और ठीक है। अब उसके बाद हम भाग छोटा सा 13 भाग की बात करेंगे, ठीक है। 5 सनी के फोन में थोड़ा सा बैठो तो हो जाओ। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो 301 से लेकर 300 आर्टिकल 301 भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। पूछा नहीं जाते, ये कम आर्टिकल करा दे रहे थोड़ा। भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 301 देता है। आप भारत के अगर नागरिक हैं तो दिल्ली में जाके गोलगप्पे बेच सकते हैं, मुंबई में जाके जलेबी का ठेला लगा सकते हैं,
आपको कोई मना करता है कि आप उत्तर प्रदेश के आए यहाँ पर क्यों लगाने आए? हालांकि वहाँ पर यूपी बिहार को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, है ना। अगर बिहारी कहीं चले जाए तो कहते हैं आप बिहारी हैं क्या, है ना। भले ही अच्छे परिवार से हो, है ना, पढ़ा लिखा हो, तो एक मानसिकता लोगों की बन चुकी है कि आप बिहारी हैं क्या। क्षेत्रवाद का बहुत बड़ा असर पड़ता है। दिल्ली में अगर जाओगे तो रूम नहीं मिलता है। ऐसा क्यों सर? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एटा रहता हूँ, है ना। तो मैं दिल्ली गया, एक SIC सब इंस्पेक्टर, हम उनके घर पे गए, हमने कहा आंटी हमें किराया रूम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा रूम देख लो, 7,000 रुपये का है। मैंने कहा ठीक है, रूम तो मुझे सही लगा आपका। जब मैंने रूम देखा कि बेटा मुझे वोटर ID चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है वो भी मिल जाएगा, वेरिफिकेशन कराऊंगी। तो मैंने कहा करा लेना। जब मैं देखिए आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं यूपी से, तो मैंने बताया एटा से रहता हूँ, कि नहीं बेटा एटा वालों को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा आंटी आप ऐसा ही होगे, है ना, आप इतना डरते हो कि नहीं भैया एटा वाले बहुत ख़राब है। तो फिर हमने बताया आंटी हम UPSC की तैयारी यहाँ पर मुखर्जी नगर में कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सभी लोग हर जगह ख़राब है अपवाद के रूप में, हर जगह अच्छे लोग थोड़ी नहीं होते। तो आप ऐसे उनको मैं 5 मिनट बैठ के समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, देखो मानसिकता हमने कहा लोगों की बन चुकी है, तो उनको आपको तो बदलना होगा ये चीज़। तो मैंने उनको बताया तो कि ठीक है बेटा आप रहो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा अब नहीं रहेंगे हम आपके यहाँ पर, हमने रूम ही नहीं लिए। हाँ हमने कहा अब नहीं रहेंगे। आप पता आप ऐसे सोच रखते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इतनी बड़ी तैयारी करने आए तो आपके यहाँ पर वो करेंगे, राजनीति करेंगे। हमने कहा नहीं रहना मुझे। वैसे ही बिहारी कहीं चले जाते हैं, है ना, पढ़ा लिखा हो, हमारे राजेंद्र प्रसाद बिहार से निकले हुए हैं, तो उनके लिए भी ऐसी मानसिकता रहती है ना। आर्टिकल 1 में भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता, बेटा कल इसको हम कराएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फिर आज के लिए।